वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर टुमारोज एग्जाम्स, दैट इज़ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो आपका कल एग्ज़ाम है उसके लिए मैथ्स। ठीक है, काफ़ी बच्चों को मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैथ्स के आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे और उनके कंसेप्ट भी सीखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेयर इज़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस आपको जनरल फॉर्म में दो दी हुई हैं। इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ। ठीक है, अब आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। इन कंडीशंस पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से मुझे लगता है एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आपके पास दो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो ये कंडीशंस होती हैं। ये A1 B1 C1 हो गए फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। A2 B2 C2 होते हैं सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं। A होता है x का कोफिशिएंट, B होता है y का कोफिशिएंट और C होता है कांस्टेंट टर्म। और 1 1 इसलिए लगाया कि फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनके साथ 1 1 लगा होगा और सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होंगे उनके साथ 2 2 लगा होगा। सो व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ तो उस केस में उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस होगी ना वो कैसी सॉल्यूशन होगी? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगी उसकी। और उस केस में लाइंस ग्राफिकल उनकी सॉल्यूशन ये होगी अलजेब्रिकली सॉल्यूशन। और ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब वो लाइंस किस तरह की होंगी? क्योंकि ये लाइंस की इक्वेशन है। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ये एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और ये एक इक्वेशन भी एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी। सो अगर यूनिक सॉल्यूशन हुई तो वो लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी इस तरह से। और ये जो कॉमन पॉइंट होता है यही इनकी सॉल्यूशन होती है। ये देखो, ये पॉइंट इस लाइन पे भी है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी है। इट मींस ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफिकली हम अगर बोलें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड कंडीशन, अगर ये तीनों रेशोज इक्वल हो जाती हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, उस केस में कितनी सॉल्यूशंस होती हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होती हैं। उन दोनों लाइंस की इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती हैं। और उस केस में जो ग्राफिकल उसकी सॉल्यूशन मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी उन लाइंस की? वो दोनों लाइंस कैसी होंगी? कॉन्सिडेंट लाइंस हो जाएंगी। कॉन्सिडेंट मीन्स एक लाइन ये और दूसरी पूरी इसी के ऊपर होगी। इट मीन्स दोनों की इक्वेशंस बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, अब दूसरी पूरी इसके ऊपर है तो कितनी सॉल्यूशंस होंगी? हर पॉइंट इसकी सॉल्यूशन होगी, बिकॉज हर पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर लाई करेगा। इसलिए इनकी कितनी सॉल्यूशंस होंगी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और वो ग्राफिकल सॉल्यूशन जो होगी वो हो जाएगी कॉन्सिडेंट लाइंस हो जाएंगी ये। सेकंड केस में अगर पहली दो रेशोज इक्वल हो जाएं बट थर्ड इक्वल ना हो, दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, उस केस में उन दोनों लाइंस की कोई भी सॉल्यूशन नहीं होती, दैट इज नो सॉल्यूशन। और ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन लाइंस की कैसी होती है? वो पैरेलल लाइंस होती हैं। अब मुझे बताओ, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं क्या वो कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं। पैरेलल लाइंस की तो डेफिनेशन यही होती है कि जो कभी इंटरसेक्ट ना करें। तो अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उनमें कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा। अगर कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो सोल्यूशन कहाँ से होगी? कॉमन पॉइंट ही सोल्यूशन होती है। सो यहाँ पे कॉमन पॉइंट ही नहीं आ रहा, इसलिए नो सोल्यूशन होगी। तो आपको ये अलजेब्रिकल सोल्यूशन भी याद रखनी है और साथ में ये ग्राफिकल सोल्यूशन भी याद रखनी है। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनकी सॉल्यूशन या तो यूनिक होगी या इनफिनाइट मैनी होगी, उन दोनों को बोलेंगे कंसिस्टेंट। और जिसकी नो सॉल्यूशन होगी उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ये पूरा आपको मेमोराइज रखना है। इस पे एक क्वेश्चन तो 100% होगा ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या पूछ रहा था कि ये इनकंसिस्टेंट इफ, ये दोनों इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होगी? अभी मैंने बताया इनकंसिस्टेंट सिर्फ थर्ड केस में होती हैं जब नो सॉल्यूशन होती है। और उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पेयर ऑफ इक्वेशंस, आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, हैव, अब आपको बताना है इन दो इक्वेशंस की सॉल्यूशन पूछ रहा है ये कैसी है। क्या यूनिक सॉल्यूशन है, क्या इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, क्या नो सॉल्यूशन है या फिर टू सॉल्यूशंस है। तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है? वही रेशियोज फाइंड करनी है। A1/A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, B1/B2 की वैल्यू फाइंड करनी है और C1/C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक बात ये याद रखना, जब ये रेशियोज फाइंड करोगे तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि राइट हैंड साइड पे आपका जीरो होना चाहिए। राइट हैंड साइड पे आपका जीरो होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी थी।
नहीं। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको ले आओ। ये +7 इधर आके क्या हो जाएगा -7, तो ये पहली इक्वेशन आपकी हो जाएगी 3x - 5y - 7 = 0। और इसको भी इधर लेके आओ, ये भी -7 हो जाएगा, -6x + 10y - 7 = 0। हालांकि यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे, बट कुछ इक्वेशंस में फ़र्क पड़ेगा। सो हमेशा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, फिर इन रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करना। अब A1, ये देखो ये A1 होता है, ये A2 होता है, तो A1 आ गया 3, A2 आ गया -6, और B1/B2 ये आ गया B1 और ये आ गया B2, ये आ जाएगा -5/10। C1 कितना है, -7, और C2 भी कितना है, -7। अब मुझे बताओ ये इनको काटो अगर, तो ये 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये बचेगा -1/2। इसको भी काट सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, ये भी आ जाएगा -1/2। ये तो दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस भी कैंसिल, ये आएगा 1। तो कौन सी कंडीशन आ रही है, देखो पहले 2 इक्वल आ रहे हैं बट थर्ड इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन आ रही है, A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कौन सी कंडीशन होती है, जब दोनों लाइन्स की नो सोल्यूशन होती है, ठीक है। जब फर्स्ट 2 इक्वल होते हैं और थर्ड वाली रेशियो इक्वल नहीं होती है, देन नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट अगर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, देन द लाइंस विल बी, तो लाइंस कैसी होंगी, क्या कॉन्सिडेंट होंगी, ऑलवेज पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, या इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट होंगी। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट का पूछ रहे हैं, कंसिस्टेंट तक कब होती हैं, 2 केसेस में होती हैं, इंटरसेक्टिंग और कंसिडेंट वाले में। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इंटरसेक्टिंग एंड कंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, परमुटेशन का क्वेश्चन है, हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर। तो किसी वर्ड की अगर परमुटेशंस फाइंड करनी हो, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मुझे लगता है ये आएगा भी। आपको वर्ड चेंज हो जाएगा, वर्ड कोई भी हो सकता है, तो आपको परमुटेशन निकालने के लिए बस उसके लेटर आपको काउंट करने हैं, कितने 1 2 3 4 5, तो इसकी नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। फिर आपको चेक करना है कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे पी रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो उससे डिवाइड कर देना, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। सो इसका आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 × 1, ये 2 × 1 2 × 1 कैंसिल, 5 4 सा 20 and 23 is 60, so 60 is your answer। आपको कोई भी वर्ड दे सकता है वहां पे, ठीक है। आपको वहां पे कोई भी वर्ड दे सकता है, ठीक है, तो आप इस तरह से निकालोगे। अगर कुछ रिपीट नहीं हो रहा तो सिर्फ 5 फैक्टोरियल आता है इसका। अगर कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो उनसे डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल आपको बोलता, मैं ऐसे ही अपने से एक वर्ड लिख रहा हूँ, AEEPPOODRS, इसकी आपको नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालनी है। तो पहले टोटल लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब रिपीट क्यों हो रहा है, ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, पी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और ओ 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको एक इक्वेशन दी है, आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखो x, तो इसको सिंप्लीफाई करो, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 8 फैक्टोरियल जो डिवाइड हो रहा है इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, इधर ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट, देखो 8 फैक्टोरियल जब इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 फैक्टोरियल ही आएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस ये 8 फैक्टोरियल इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे सिर्फ बचा x, जो डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल था उसको हमने इधर शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब फैक्टोरियल को ओपन करो, ऊपर वाले को क्या होगा, 8 × 7 × फिर आगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आएगा, बट हमें इसको 6 फैक्टोरियल तक ही ओपन करना है, बिकॉज नीचे भी 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे नीचे 7 फैक्टोरियल है, इसको सिर्फ 7 फैक्टोरियल तक ओपन करो, 8 × 7 और फैक्टोरियल को क्लोज कर दो, क्योंकि नीचे भी 7 फैक्टोरियल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, इज इक्वल टू एक्स। सो यू विल गेट 8 7 56 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स, 56 प्लस 8 इज 64, सो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 64। क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। अब ये क्वेश्चन परमुटेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशंस का, ठीक है, कॉम्बिनेशंस का, ठीक है। जहाँ पे भी सिलेक्ट वर्ड यूज़ होगा समझ जाना वो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले यूज़ करना, ठीक है। परमुटेशन में हम अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट वहाँ अरेंज का वर्ड यूज़ होगा, और कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चूज़ ही करना है, 3 बॉयज़ चूज़ करने हैं 5 में से और 3 गर्ल्स चूज़ करनी है 4 में से। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पहले बॉयज़ का देख लो, हमें 3 बॉयज़ चूज़ करने हैं, टोटल कितने हमारे पास 5 हैं, तो आ जाएगा 5C3,
5 में से 3 चूज़ किए, ठीक है। और गर्ल्स कितनी चूज़ करनी है? 3। टोटल हमारे पास अवेलेबल कितनी है? 4। तो 4 में से 3 चूज़ करनी है तो हो जाएगा 4C3। और ये देखो बीच में वर्ड क्या है? एंड। अगर एंड हो तो मल्टीप्लिकेशन होती है, अगर यहाँ पे और होता तो फिर ऐड आता। तो यहाँ एंड है तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये NCR का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और परमुटेशन का फार्मूला NPR, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। हो सकता है आपको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन से सीधा ये फार्मूले ही पूछ ले, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये परमुटेशन का, ये कॉम्बिनेशन का, तो ये फार्मूला लगा दिया इंटू यहाँ पे भी फार्मूला लगा दो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। 4 माइनस 3 बचेगा 1 फैक्टोरियल और फिर साथ में r फैक्टोरियल, r है 3 तो 3 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2 1 2 ही आएगा, ठीक है। इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 को ओपन कर दो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे है 3 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा इसलिए उसको छोड़ दिया। ये कैंसिल 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40। तो आपका आंसर आ गया। कितने कॉम्बिनेशन, कितने वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं? 40 वेज में। सो दिस इज योर आंसर। फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। अब ये क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का, ये आपको एक एक्सपेंशन दिया है। बाइनोमियल थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिडल टर्म वाला ही होता है। मुझे लगता है आपको मिडल टर्म ही फाइंड करने के लिए वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से सीख लेते हैं हम मिडल टर्म कैसे फाइंड करनी है। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास, तो मिडल टर्म फाइंड करनी है। मिडल टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एन को देखना होता है। एन होता है जो पावर में है। अगर एन हुआ इवन तो मिडल टर्म हो जाती है ये वाली एन प्लस, अगर एन इवन हुआ तो मिडल टर्म आपकी हो जाएगी n/2 प्लस 1th टर्म, ये टर्म आपकी मिडल टर्म होगी, ठीक है। और अगर n हुआ ऑड तो तब दो मिडल टर्म्स होती हैं, ठीक है। एक होती है n+1/2 ये वाली टर्म एंड n+3/2 और एक ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म मिडल टर्म हो जाती है, ठीक है। देखो ना, अगर आपके पास एक सीरीज है उसकी मिडल टर्म एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीरीज है 1 2 3 4 5, इसकी मैं पूछूं मिडल टर्म, आप सीधा बोलोगे 3। अब अगर मैं 1 2 3 4 इसकी मिडल टर्म पूछूं तो इसकी अब दो मिडल टर्म्स हो जाएंगी, कितनी? 1 और 2, ठीक है। सो मिडल टर्म एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। एक कब होगी? जब n जो है इवन होगा, और दो कब होगी? जब n जो है ऑड होगा। और वो कौन सी होगी? इस केस में n/2 + 1 ये वाली टर्म जो होगी वही मिडल टर्म होगी। इस केस में ये दोनों मिडल टर्म्स होगी। अब यहाँ पे n हम देख रहे हैं तो n तो इवन है, इसका मतलब एक ही मिडल टर्म होगी। और कौन सी होगी? n/2 + 1th टर्म। तो n हमारा 8 है, 8/2 + 1th टर्म, ये वाली टर्म हमारी मिडल टर्म होगी। 8/2 2 4 ज़ा 8 एंड 4 + 1 5th। इसका मतलब जो 5th टर्म होगी इस एक्सप्रेशन में वही हमारी मिडल टर्म होगी। कौन सी टर्म? हो सकता है ऑप्शन में आपको यही दे दे 5th टर्म 4th टर्म 6th टर्म, सिर्फ टर्म का पूछ ले कि कौन सी टर्म इसकी मिडल टर्म है, ये भी पूछ सकता है वो, ठीक है। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमें वो एक्चुअल में मिडल वो टर्म फाइंड करनी है। अब टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है TR+1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है NCR x⁻n - r एंड y⁻r। x होता है ये वाली पहली टर्म और y होती है ये दूसरी टर्म और n हो जाती है पावर, ठीक है। और हम डिसाइड करेंगे हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 5th। तो यहाँ r की वैल्यू क्या पुट करूँ तो 5 आएगा। 4 पुट करूँ, 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सो r की वैल्यू हमें यहाँ 4 पुट करनी है। 4 + 1 5 हो जाएगा, तो हमें T5 मिल जाएगा। हमें T5 ही फाइंड करना है बिकॉज T5 ही हमारी मिडल टर्म है। पहले इस फॉर्मूले से आपने फाइंड कर लेना है कि कौन सी टर्म मिडल टर्म है, फिर इस फॉर्मूले से वो टर्म फाइंड करनी है। अब फॉर्मूला पुट कर दो NCR, n कितना है? n देखो ये पावर वाला n होता है 8CR, r अभी पुट किया था ये 4, ठीक है। x होती है फर्स्ट टर्म, वो हमारे पास 2x है, 2x⁻n - r, n आपका आ गया 8 और r 4 है, ठीक है। 8 - 4 इंटू y⁻r, y कितना है? y है 1/x, y है 1/x⁻r और r कितना है? 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 8C4 इंटू 8 - 4 बचेगा 4, तो 2 पे भी पावर आएगी 4 और x पे भी पावर आएगी 4, इंटू 1 पे पावर आएगी 4 तो 1 ही रहेगा और x पे पावर आएगी 4, ये x⁻4 कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया 8C4 इंटू 2⁻4, 8C4 इंटू 2⁻4, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मिडल टर्म फाइंड करना। सो ये आपको मेथड आना चाहिए। तो आपको वहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो आप उसकी मिडल टर्म फाइंड कर सकते हो, ठीक है। पहले चेक करना n इवन है या ऑड है। अगर इवन हुआ तो मिडल टर्म एक ही होगी और वो ये वाली होगी। अगर ऑड हुआ तो दो टर्म्स हो सकती हैं मिडल टर्म, ये वाली और ये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फार्मूला लगाते ना, फार्मूला लगाते वक्त ये ध्यान रखना, अगर सपोज आपको 7th टर्म आई मिडल टर्म तो यहाँ पे r की वैल्यू 6 पुट करना,
ताकि 6+1 7 हो जाए तो T7 हमें मिल जाए। ये फार्मूला होता है जनरल फार्मूला मिडिल टर्म, कोई भी टर्म फाइंड करने का, मिडिल नहीं कोई भी टर्म फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। हो सकता है आपको वो क्वेश्चन पूछे, एक एक्सप्रेशन ऐसे दे दे और सिर्फ ये बोले कि इसकी थर्ड टर्म मुझे बताओ, ठीक है, इसकी फिफ्थ टर्म बताओ, इसकी सेवन टर्म बताओ, इसकी नाइन्थ टर्म बताओ, तो ये वाला फार्मूला लगाना। अगर नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है तो आर की जगह 8 पुट कर देना, आर की जगह 8, 8+1 9 हो जाएगा। अगर 11 टर्म फाइंड करनी है तो आर की जगह 10 पुट कर देना और ये फार्मूला लगा देना, ठीक है। इसमें NCR एन आपका हो जाएगा, जो पावर वहाँ पे दी होगी आपको, एक्स और वाई हो जाएंगे, ये वाली टर्म, ये पहली टर्म एक्स होगी, सेकेंड टर्म वाई होगी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये लिमिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो x अप्रोचेज टू 0, तो x को यहाँ पे 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, log 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज़ 1, log 1 बचेगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है, याद रखना। log 10 की वैल्यू 1 होती है, याद रखना। log 100 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। इसी तरह log 1000 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो log 1 आ गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, सो ए इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डेरिवेटिव ऑफ, इसकी आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन में जो आपको क्वेश्चन आएगा डिफ्रेंसिएशन में, वो सिंपल जो फार्मूले 3-4 हैं उन्हीं पे आएगा। कौन से फार्मूले, एक फार्मूला आ गया d/dx ऑफ x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n की डिफ्रेंसिएशन होती है n(x) n-1। सिमिलरली साइन x की डिफ्रेंसिएशन होती है cos x, cos x की होती है माइनस साइन x, क्या पता सीधा फार्मूला ही पूछ ले, ठीक है। और log x की होती है 1/x, ई रेज टू पावर एक्स की होती है ई रेज टू पावर एक्स ही। तो ये 4-5 फॉर्मूले आप डिफ्रेंसिएशन के मेमोराइज रखना, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन की डिफ्रेंसिएशन बतानी है। देखो यहाँ पे लगेगा एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला, 4 को भूल जाओ, एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन, ये फॉर्मूला, एन को पीछे लाना और पावर में एक एन कम करना है, तो 3 पीछे आएगा, पावर में 2 हो जाएगा, 3 पीछे आएगा बट 4 पहले से है, 3 4 से 12, तो 12x² माइनस 7 एज इट इज साइन एक्स की हो जाएगी cos x, प्लस log x की अभी बताया log x की होती है 1/x, और प्लस एक कांस्टेंट भी आता है c, तो ये इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 12x² माइनस 7 cos x प्लस 1/x, ये सी पार्ट इसका आंसर हो सकता है। ऑप्शन में आपको ये सी ना भी दिया हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ ऑर्डर 3 इज, एक सेट है जिसका ऑर्डर है 3, ऑर्डर 3 का मतलब उस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब उसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए सेट थ्योरी में एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ, याद रखना, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। n होता है नंबर ऑफ, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, ओके। तो ये फॉर्मूला लगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, सो 2 रेज टू पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये पूछ सकता है आपको नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना, कोई भी सेट दियो, अगर एक सेट दिया आपको, सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और आपको बोले हो मैनी सबसेट्स दिस सेट हैव, इस सेट के कितने सबसेट होंगे, तो इसमें एलिमेंट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज टू पावर 5 दैट इज 32 नंबर ऑफ इसके सबसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, देन, अगर दो सेट्स हैं ए और बी, उनकी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों इक्वल है, तो तब क्या होगा, क्या ए और बी इक्वल होंगे, क्या ए जो है वो एम्प्टी सेट फाई के इक्वल होगा, क्या बी फाई के इक्वल होगा या नन, इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ। अगर दो सेट्स हैं, हम पहले पहला ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसको, पहला ऑप्शन ले लो, ए इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 हम मान लेते हैं, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, दैट इज दोनों इक्वल हैं। अब इस केस में अगर आप ए यूनियन बी फाइंड करोगे, तो ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट लिखने होते हैं बट कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना होता, तो 1 2 3 यही आएंगे, ये भी लिखेंगे लेकिन ये रिपीट नहीं करना होता। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, तीनों कॉमन है, तो देखो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब यही इसका एलिमिनेशन से भी कुछ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, ये फंक्शन आपको दिया, आपको पूछा ये ऑड है इवन है, या ऑड या नाइदर ऑड नॉर इवन है, या पीरियोडिक है, ठीक है। ऑड इवन का कंसेप्ट फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फंक्शन ऑड तब होता है जब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और इवन तब होता है जब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स इसको इवन है या ऑड है वो चेक करने के लिए एक्स की जगह पहले माइनस एक्स पुट करना होगा, तो पुट कर दो, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स पुट करो, एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स का स्केयर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई करो, अब ऊपर स्केयर है तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स स्केयर, ये माइनस बाहर का माइनस 4x प्लस 4, तो ये आ गया। अब मुझे बताओ क्या ये वाला फंक्शन
क्या ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन इवन तो नहीं होगा। क्या ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है? तो माइनस पहले कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4x, ये हो जाएगा माइनस 4। अब ये माइनस को छोड़ दो, क्या ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है? क्योंकि माइनस एफ ऑफ एक्स हमें चाहिए। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ना ही ये इवन है ना ही ये ऑड है, ठीक है। ना ही ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स की हमने वैल्यू निकाली, ना ही ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, ना ही ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोर्ट इज अ, ठीक है। ए इंटू ए ट्रांसपोर्ट किसके इक्वल होता है? वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये याद रखना आप, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी आपको पता होनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और वो खुद इक्वल हो, दैट इज ऐसी मैट्रिक्स ए जिसका ट्रांसपोज करें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। ट्रांसपोज क्या होता है? अगर रोज को हम कॉलम्स के साथ इंटरचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 5 6, तो ये मैट्रिक्स है ए, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, रोज़ को कॉलम बना के लिख दो, 2 3 रो थी, 2 3 मैंने यहाँ कॉलम लिख दिया, 5 6 रो है तो 5 6 को यहाँ पे कॉलम, ये ट्रांसपोज हो गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, याद रखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक होती है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो माइनस ए के इक्वल आए, उसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आए, तो वो मैट्रिक्स हो जाती है स्क्यू। आपको ये भी पूछ सकता है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, फिर ऑप्शन दे देगा इफ, ये उसकी कंडीशन है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ, ये उसकी कंडीशन है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। डायगोनल मैट्रिक्स तो सिंपल है, डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 होंगे, सॉरी सेम होंगे। डायगोनल्स के एलिमेंट कुछ हो सकते हैं, बाकी सारे 0 0 होंगे, बाकी सारे 0 0 होंगे, ठीक है, बाकी सारे 0 0 होंगे, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर बी है आपका, ठीक है, ये याद रखना, ए इंटू ए ट्रांसपोज ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, दैट इज दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ए का इन्वर्स बी है, बी का इन्वर्स ए है, देन ए बी होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा? तो ये आपने याद रखना, अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो तो ए बी का होल इन्वर्स जो होता है, जब ब्रैकेट ओपन करोगे दोनों पे इन्वर्स आएगा बट रिवर्स हो जाएगा, पहले बी इन्वर्स लिखना है और फिर ए इन्वर्स लिखना है। ये फॉर्मूला भी याद रखना सेट्स का, ठीक है, तो इसका आ जाएगा ये आंसर। सिमिलरली अगर आपको पूछे बी ए का होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा, तो इन्वर्स दोनों पे लाओ बट उल्टा कर दो, ए को आप पहले लिखो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? हमें यहाँ पे ऑपरेशन लगाने होते हैं डिटर्मिनेंट के, हम सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया, सिमिलरली ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड कर दो, यहाँ भी आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी ही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे बचेगा बी प्लस सी प्लस ए, और यहाँ पे ए प्लस बी। ये डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ ऐड माइनस कर सकते हैं, या कॉलम को भी किसी दूसरे कॉलम के साथ प्लस माइनस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाया है, हमने कॉलम सेकंड को लिखा है एज कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ देखो इस कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ले लिया कॉमन, यहाँ 1 1 1। अब ए प्लस बी प्लस सी तो इस रो से इस कॉलम से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, और यहाँ बी प्लस सी, यहाँ सी प्लस ए, और यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कुछ नहीं है। अब ये देखो इसके दो कॉलम सेम हो गए, किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर दो कॉलम या दो रोज सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू इस पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, और 0 को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 0, तो इसका आंसर 0 होगा। अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी एग्जाम में तो मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर 0 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस इज, ठीक है। अब ये वेक्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं कि कॉस थीटा, ये आपको निकालना होता है। डायरेक्शन कोसाइन लिखा है ना, कोसाइन, कॉस कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अब जेड एक्सिस के आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, तो थीटा क्या होता है? थीटा होगा एंगल वो जो मेड करेगा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। हमें इसके तीनों डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो मुझे बताओ जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है?
ठीक है, ये होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है और वाई एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, सो एक्स एक्सिस के साथ इसका जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और वाई एक्सिस के साथ इसका जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा वो हो जाएगा वाई कॉस 90 डिग्री। और जेड एक्सिस खुद जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी 0 डिग्री का, तो जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल हो जाएगा 0 डिग्री का कॉस। ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, इनको हमें ऐड करना है बिकॉज सम पूछा हुआ है, तो इनको ऐड कर दो। अब साइन 90 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 + 0 + 1 आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर आंसर। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन होता है किसी भी वेक्टर का, वो वेक्टर एक्स वाई जेड के साथ जो जो एंगल बना रहा है ना, उस एंगल का कॉस, उस एंगल का कॉस कर देना आपने, वही उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक वेक्टर दे देगा और बोलेगा ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल बिटवीन दी लाइन्स। ये आपको दो लाइन्स दी हुई हैं, इनके बीच का एंगल आपको बताना है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना, ये आपको आएगा ही आएगा। उसके लिए स्लोप्स का कंसेप्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है, पहले हमें इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी होगी और इस लाइन की भी स्लोप फाइंड करनी होगी, बिकॉज दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है उसका फार्मूला ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 × m2, वेयर यहाँ पे m1 हो जाएगा फर्स्ट लाइन की स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, और m2 हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन सेकंड। ठीक है, तो पहले हमें स्लोप चाहिए इन दोनों की। अब स्लोप का एक अगर इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप फाइंड करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू, याद रखना, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। किसी भी लाइन की अगर आपको इक्वेशन गिवन हो और उसकी आपको स्लोप फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला सीधा लगा देना। यहाँ दोनों लाइंस की इक्वेशन गिवन है तो इसकी स्लोप निकालेंगे अब हम। तो पहले m1 फाइंड करो, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। फर्स्ट लाइन में मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट, x यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है, सो माइनस भी है साथ में, यहाँ y तो है ही नहीं है तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा 0, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 याद रखना इन्फिनिटी होता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है इन्फिनिटी। सो m1 आ गया इन्फिनिटी। अब m2 फाइंड करते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना √3, माइनस भी साथ में लेना, -√3 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट कितना -1, माइनस माइनस कैंसल, सो m2 आ गया √3। तो m1 और m2 फाइंड कर लिया। हो सकता है आपको क्वेश्चन सिंपल पूछे, आपको वो ये एक लाइन की इक्वेशन दे दे और बोले इस लाइन की स्लोप बताओ, तो ये फार्मूला लगा देना सीधा। ठीक है, सपोज आपको पूछ लेता कि ये व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है, √3x - y - 2 = 0, और नीचे ऑप्शन दे देगा, तो सीधा आपने फॉर्मूला लगा देना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x √3 और कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, लेकिन साइन साथ में लेना होता है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, √3/1, इसकी स्लोप आ गई √3। सिमिलरली इस इक्वेशन की हमने अभी स्लोप निकाली है, या कोई और इक्वेशन ले लेते हैं, 4x - 7y + 5 = 0, इसकी आपको स्लोप फाइंड करने के लिए बोल देगा, तो आपने सीधा फॉर्मूला लगा देना, स्लोप m = माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना -7, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसकी स्लोप आ गई 4/7। ठीक है, तो स्लोप्स फाइंड करना आपको आ गया। अब हो सकता है वहाँ से MCQ आ जाए। अब यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है ये, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, m1 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो यहाँ हो जाएगा m2/m1। इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिखते हैं कभी कभी, -1 जब m1 इन्फिनिटी होना तब ऐसे लिखते हैं, तो m1 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/m1 प्लस m1 से इसको भी डिवाइड किया, m1 कैंसिल, यहाँ बचेगा m2। हर एक टर्म को अगर मैं m1 से डिवाइड कर दूँ तो यही फार्मूला ये बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, m2 की वैल्यू मुझे बताओ, m2 की वैल्यू √3 अपॉन m1 की वैल्यू कितनी इन्फिनिटी, -1 अपॉन 1/m1, m1 की वैल्यू कितनी इन्फिनिटी, प्लस m2 कितना हमारा √3। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए मैंने इस फार्मूले को इस तरह से चेंज किया। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है। ठीक है, याद रखना, इज विच इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 0 बिकॉज √3/इन्फिनिटी, यहाँ पे सिर्फ बचेगा मॉडुलस ऑफ -1 बचेगा, ये भी हो जाएगा 0 1/इन्फिनिटी, यहाँ पे सिर्फ बचेगा √3। और ये मॉडुलस जो होता है ये किस लिए होता है, ये माइनस को पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पे आपका जब मॉडुलस हटेगा तो आंसर आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और tan कितने पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की 0 से 90 की वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, tan कितने पे 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री पे होता है 1/√3। ठीक है,
सॉरी 30 डिग्री पे। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। tan जो है 1/√3 कितने पे होता है, 30 डिग्री पे। सो देखो इस क्वेश्चन से हमने दो तीन कंसेप्ट सीख लिए। एक तो स्लोप निकालना आपको आ गया किसी भी लाइन का, ठीक है, और उन दो अगर दो लाइन्स हैं उनके बीच का एंगल फाइंड करना भी आ गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखना आप कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन्स हैं, अगर पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होगी, याद रखना m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल दैट, फिर ऑप्शन दे देगा आगे। और अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, देन उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2 वो इज इक्वल टू -1 होता है, वो इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको एक लाइन की स्लोप दे देगा, एक लाइन है उसकी स्लोप है 3 और एक और लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, आप उस लाइन की आप स्लोप बताओ। अगर इसकी स्लोप 3 है तो उसकी स्लोप क्या होगी, उसकी स्लोप हो जाएगी -1/3। एक तो माइनस करना और एक रेसिप्रोकल करना है अगर परपेंडिकुलर हुई। कैसे, देखो मैंने यहाँ से फाइंड किया, m1 की वैल्यू सपोज आपको दी है 3, तो m1 की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो m2 विल बी इक्वल टू -1/3। सो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होता है, और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि आपको एक लाइन की स्लोप दे देगा, ठीक है, कुछ भी दे देगा, सपोज -7 दे दी एक लाइन की, और बोलेगा एक और लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, आप उस लाइन की स्लोप बताओ। तो उस लाइन की स्लोप के लिए आपको क्या करना है, एक तो इसका रेसिप्रोकल करना है और एक इसके साथ माइनस साइन लेके आना है, मतलब इसका साइन चेंज करना है, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करना है, 7 का 1/7 हो जाएगा, ठीक है। सपोज एक लाइन है उसकी स्लोप पहले से आपको दी हुई है 1/3। अब परपेंडिकुलर की स्लोप निकालनी है तो एक तो साइन चेंज करना है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और इसका रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी स्लोप हो जाएगी -3। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लानर वेक्टर्स विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स दैट कैन बी एडेड टू गेट अ रिजल्टेंट ऑफ 0, ठीक है। वेक्टर्स का क्वेश्चन है, कितने कोप्लानर वेक्टर्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए कि उनके रिजल्टेंट को ऐड करके आपको आंसर 0 मिल सके। तो ऐसे कम से कम आपके पास कितने वेक्टर होने चाहिए, 3 ऐसे वेक्टर होने चाहिए, तभी जाके उनका रिजल्टेंट 0 आएगा, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दैट हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 15। आपको एक वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 15 हो, ठीक है। अब इसमें एक मिस्टेक नहीं कर देना कि इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो और वही आंसर। जैसे इसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 15i माइनस 30j प्लस 15 टू सा 30k, वो देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है ऑप्शन में, बट ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। जब भी एक वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना आना चाहिए। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यही क्वेश्चन आए। एक वेक्टर आपको देगा, बोलेगा इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है यूनिट वेक्टर का, इज इक्वल टू, ये होता है वो वेक्टर खुद, ये वेक्टर का सिंबल होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मॉडुलस लगा दो वेक्टर के साथ तो वो हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वो हो जाएगा वो वेक्टर खुद डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड उसके कोफिशिएंट्स हैं आई जे के। आई के साथ जो कोफिशिएंट होगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पे 1 है, वाई हो जाएगा यहाँ पे -2 और जेड यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला ये भी याद रख लो, ठीक है। किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, बाहर से कहीं से नहीं आएगा। या तो कोई वेक्टर दे देगा, बोलेगा उसको यूनिट वेक्टर फाइंड करो, या तो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा जैसे ये वाला क्वेश्चन है, या तो एक वेक्टर दे देगा, बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड के लिए सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ फिर भी पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करना। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर हमारे पास ये है i माइनस 2j प्लस 2k और डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, वेयर एक्स वाई जेड आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के। यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस j का कोफिशिएंट -2 है तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस k का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बट माइनस का यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर से ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्या बचा, i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 और 1 का स्क्वायर 1 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया किसका, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये है।
हो सकता है आपको सिर्फ यूनिट वेक्टर, देखो ये यूनिट वेक्टर की दी हुई है, ऑप्शन में ये भी दिया है, बट ये हमारा आंसर नहीं है। अगर हमें सिर्फ यही पूछा होता फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, तो फिर ये हमारा ए पार्ट हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। बट हमें फाइंड करना है एक वेक्टर इसकी डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 50। अब ये हमने जो निकाला ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यही होती है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड को 15 करने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो 3 5 ज़ा 15, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 5i माइनस 2 5 ज़ा 10j प्लस 2 5 ज़ा 10k, तो ये आपका आंसर है 5i माइनस 10j प्लस 10k। सो वेक्टर्स में आपने क्या याद रखना है कि अगर कोई वेक्टर आपको गिवन है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये फार्मूला है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, कोफिशिएंट जो 3 कोफिशिएंट होंगे उनका स्केयर करके उनको ऐड करके ऊपर स्केयर रूट, ये होता है मैग्नीट्यूड। और अगर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो ये फार्मूला है, ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर दिया। या आपको बोला यूनिट वेक्टर फाइंड करो, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए इतना, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहाँ 20 होता तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज Rs 500 एट 10% रेट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम। देखो एक टॉपिक आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पर आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बस 2 फॉर्मूले याद रखना है, एक सिंपल इंटरेस्ट का जो होता है प्रिंसिपल इंटू अमाउंट इंटू टाइम अपॉन 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है आपको जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी टाइम -1। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, देखो टाइम दिया है, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया, अमाउंट नहीं दिया। देखो इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 500, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है। बट देखो यहाँ मिसिंग क्या चीज़ है, प्रिंसिपल मिसिंग है, प्रिंसिपल। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है फॉर द सेम टाइम, ठीक है। सो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये लगा दिया, बट सिंपल इंटरेस्ट तो हमें गिवन है 500, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 500, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, ठीक है। सॉरी प्रिंसिपल ही तो अमाउंट होता है, ये मैंने क्या लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम और पी इंटू आर इंटू टाइम, पी इंटू आर इंटू टाइम। प्रिंसिपल बोलो या अमाउंट बोलो एक ही बात है, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट एक ही बात होती है। प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना 10% का, टाइम कितना 2 years का, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब ये 1 0 हो जाएगा कैंसिल, 100 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5000 और डिवाइडेड बाय ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल की वैल्यू मिल गई, इसको काट दो तो 5000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 2500। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 2500। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो लिखा दो फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है हमारा 2500, 1 प्लस और रेट हमारा वही है 10% अपॉन 100, और इसकी होल पावर में टाइम लिखना होता है, टाइम वही है 2 years -1 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 2500। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे 1 0 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/10, 1 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर -1, विच इम्प्लाइज दैट ये आपका हो जाएगा 2500 इंटू कर दो 10 1 से 10 प्लस 1 11/10, तो ऊपर होल स्केयर भी है तो 11 का स्केयर 121 और 10 का स्केयर 100 -1, विच इम्प्लाइज दैट 2500 इंटू कि ये 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 121 माइनस 100 21 बचेगा 21 और होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100, ये 2 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 25 इंटू 21, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, यही आपका आंसर है। आंसर आ जाएगा 525 ए पार्ट, ठीक है। तो इस टॉपिक में से मुझे नहीं लगता आपको सिंपली इसी तरह का क्वेश्चन आएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।